हेलो बच्चों, आज हम बायोलॉजी का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो नीट की तैयारी में नीट का जो बायोलॉजी का वेटेज है वो 360 मार्क होता है। और यदि 360 में से 360 लाना चाहते हो तो आपको एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन लर्न होनी चाहिए, एक भी लाइन मिस नहीं होनी चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर अपन लाइन टू एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन कवर करेंगे, कोई भी पीछे एक टॉपिक भी पीछे नहीं छूटेगा। तो बने रहिए वीडियो का अंत तक। और कुछ ऐसी बातें भी बताएंगे जो आपको एनसीईआरटी में नहीं दी हुई है, इंपोर्टेंट भी है, तो नीट में कई बार पूछी जा चुकी है। तो आइए शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला अपना जो टॉपिक आएगा उसमें बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन में सबसे जो मेजर बॉडी फ्लूइड होता है अपने शरीर का वो होता है ब्लड। क्या होता है? ब्लड। तो टॉपिक डालिए रुधिर या ब्लड, रुधिर या ब्लड। तो बायोलॉजी में 360 में से 360 लाने के लिए आपको टू द पॉइंट नोट आपके हाथ से बने हुए होने चाहिए और डेली का रिवीजन होना चाहिए। तो नोट बनाना शुरू कीजिए, नोटबुक निकालिए और टॉपिक डालिए रुधिर। तो रुधिर का सबसे पहले रंग, पॉइंट लगाइए, रंग लाल होता है। किस कारण से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन, ब्लड का कलर रेड होता है। इसका स्वाद होता है लवणीय। लवणीय होता है किसके कारण से? सोडियम क्लोराइड की प्रेजेंस के कारण इसका स्वाद लवणीय होता है। ब्लड की पीएच इंपोर्टेंट है, स्टार डाल के लिख लीजिए, इंपोर्टेंट है पीएच। पीएच होती है 7.3 टू 7.5, 7.3 टू 7.5। अपना जो ब्लड है वो है एक संयोजी उत्तक है, संयोजी उत्तक, सरल संयोजी उत्तक है, तरल संयोजी उत्तक लिक्विड। बाकी जो अपने शरीर में संयोजी उत्तक पाए जाते हैं उनसे ये कुछ अवस्था में भिन्न है, क्योंकि इसमें जो सेल्स है वो अपनी पूर्ववर्ती सेल से निर्माण नहीं होता है, इनका अलग से निर्माण होता है। लेकिन इसको संयोजी उत्तक की श्रेणी में रखा गया है। ब्लड एक संयोजी उत्तक है, कहीं पे भी ऑप्शन दिखे तो ये टिक करना, ब्लड एक तरल संयोजी उत्तक है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसका आएगा, पीएच हो गया, स्वाद हो गया, रंग हो गया, इसका क्लोटिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम जिसको सीटी बोलते हैं वो होता है इसका 3 to 5 मिनट, 3 to 5 मिनट। अब जो ब्लड है, ब्लड का अपन अध्ययन करते हैं, जैसे माइक्रोस्कोप के नीचे अपने को देखना है तो इसको अभिरंजित करते हैं। वो अभिरंजित किससे करते हैं? अभिरंजित करते हैं मिथाइलिन ब्लू से, मिथाइलिन ब्लू, ये एक तरह की डाई है, मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू से अभिरंजित करके इसका स्टडी किया जाता है। ब्लड के अध्ययन को बोलते हैं हीमेटोलॉजी, हीमेटोलॉजी। ब्लड के अध्ययन को हीमेटोलॉजी। साथ साथ पॉइंट बनाते जाइए, नोटबुक निकाल लीजिए और पॉइंट बनाते जाइए टू द पॉइंट। ये एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन है, कोई भी आपकी एक लाइन भी नहीं छूटेगी इस लेक्चर के अंदर। यूट्यूब पे कोई भी ऐसा वीडियो नहीं मिलेगा आपको जिसपे पूरा लाइन टू लाइन कवर किया गया हो। आप कंपैरिजन कर सकते हैं देख के। तो रुधिर के अध्ययन को क्या बोलते हैं? रुधिर के अध्ययन को कहते हैं हीमेटोलॉजी। ठीक है, अब सीरम के अध्ययन को सीरोलॉजी, सीरोलॉजी, सीरोलॉजी। और रक्त परिसंचरण के अध्ययन को, ब्लड सर्कुलेशन के अध्ययन को, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, स्टडी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन, सर्कुलेशन, इसको बोलते हैं एंजियोलॉजी, एंजियोलॉजी।
कई बार आपने सुना होगा किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो एंजियोग्राफी करते हैं, एंजियोग्राफी और इसके अध्ययन को बोलते हैं एंजियोलॉजी। एंजियोलॉजी, तो एंजियो शब्द हार्ट से रिलेटेड है, कहीं पे भी दिख जाए ऑप्शन आपको चुनना पड़े तो है एंजियो शब्द हार्ट से रिलेटेड आता है। एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, एंजियोलॉजी ये सारे हार्ट से रिलेटेड है। ये तो अपना हो गया ब्लड के बारे में जनरल स्टडी, ब्लड का जनरल हो गया। अब अपन लेंगे ब्लड का कंपोनेंट। तो नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे रक्त का संगठन। रक्त का संगठन, रक्त के संगठन अपने एक ली सैंपल वाइल ली, टेस्ट ट्यूब टाइप की होती है प्लास्टिक की सैंपल वाइल, उसके अंदर अपने ब्लड भर के रख दिया। थोड़ी देर बाद में अपन ने देखा इसके नीचे कुछ सेटल हो गया इधर, और बाकी लिक्विड पार्ट यहां तक रहा। तो जो लिक्विड पार्ट था वो करीब था 55%, और जो लिक्विड पार्ट था वो हल्का येलो इस कलर का था, हल्का पीला पारदर्शी, लाइट येलो ट्रांसपेरेंट लिक्विड फ्लूइड था, तरल। उसको अपन ने नाम दिया प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या नाम दिया? प्लाज्मा। प्लाज्मा कितना होता है? 55%। और जो नीचे सेटल हो गया, जम गया, उसको बोलते हैं फॉर्म्ड कंपोनेंट। फॉर्म कंपोनेंट, संगठित पदार्थ। संगठित पदार्थ, फॉर्म कंपोनेंट, फॉर्म्ड या संगठित पदार्थ, संगठित पदार्थ। अब ब्लड को अपन ने मेजर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड कर दिया। एक तो हो गया प्लाज्मा, ऊपर ट्रांसपेरेंट येलो इस कलर का जो आया, और एक हो गया संगठित पदार्थ। अब इसके अंदर आगे पार्ट्स होंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती है, और इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें होती है, वो अपन आगे अध्ययन करेंगे। एक चीज और आती है, अपन ब्लड का जब भी अध्ययन करते हैं, एक तो आता शब्द प्लाज्मा, एक आता सीरम। प्लाज्मा, एक आता सीरम, एक आता लिम्फ या लसिका। प्लाज्मा, सीरम और लसिका, 3 चीजें अपने को बार बार सुनने को मिलेगी। इन तीनों में डिफरेंस होता है। बहुत सारे लड़कों को यही पता नहीं है प्लाज्मा क्या है और सीरम क्या है। जो बड़ी बड़ी कोचिंगों में पढ़ रहे हैं उनको जाकर आप पूछ लेना कि डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मा एंड सीरम। कोई नहीं बता पाएगा, 90% नहीं बता पाएंगे। कोई 10% जिसने ढंग से पढ़ा होगा वही इसका जवाब दे पाएगा। तो ये अपन समझ लेते हैं प्लाज्मा और सीरम में क्या डिफरेंस है। प्लाज्मा और सीरम में डिफरेंस देखते हैं अपन ने एक प्लेन ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर अपन ने ब्लड भर दिया, यहां तक ब्लड भरा हुआ है। ये क्या? प्लेन टेस्ट ट्यूब। प्लेन टेस्ट ट्यूब के अंदर ब्लड भर दिया और आधे घंटे के लिए रख दिया। एक अपन ने सैंपल वाइल ली, ईडीटीए वाइल। ये क्या ली? ईडीटीए वाइल। ईडीटीए वाइल क्या होती है? होती तो जैसे सैंपल टेस्ट ट्यूब की, प्लेन टेस्ट ट्यूब की तरह ही होती है, लेकिन इसके अंदर ईडीटीए की कोटिंग होती है। ईडीटीए जो होता है, ईडीटीए जो होता है वो ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ब्लड का क्लॉट को नहीं बनने देता, मतलब ब्लड के क्लॉटिंग को रोकता है ईडीटीए। तो अपन इसके अंदर चाहे अपन 24 घंटा रख दे, ब्लड क्लॉट नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। थोड़ी देर में, आधे घंटे में ब्लड क्लॉट हो जाएगा। तो अपन ने 2 ली, एक तो प्लेन टेस्ट ट्यूब ली और एक ईडीटीए वाली ली। इसके अंदर भी अपन ने खून भर दिया।
अब इन दोनों को अपन आधे घंटे के लिए रख दिया, तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर तो ये क्लोट बन जाएगा खून का। ब्लड की क्लोटिंग हो जाएगी और ब्लड नीचे सेटल हो जाएगा, मतलब सेल क्लोट होकर नीचे हो जाएगा और ऊपर एक लिक्विड आ जाएगा। इसके अंदर ब्लड क्लोट तो नहीं होगा, लेकिन अपन आधा घंटे या 1 घंटे के लिए रखेंगे तो जो सेल होगी वो यहां सेटल हो जाएगी, नीचे जम जाएगी नीचे। ध्यान से सुनना, मैं यहां बोल रहा हूं ब्लड क्लोट हो रहा है, यहां बोल रहा हूं सेटल हो रहा है। सेटल होके यहां पर भी ऊपर ट्रांसपेरेंट लिक्विड आएगा। ट्रांसपेरेंट लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड। अब जो ये लिक्विड आया इसको तो अपन बोलेंगे प्लाज्मा, और जो ये लिक्विड आया इसको बोलेंगे सीरम। अब आप बोलोगे सर इसमें क्या, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, दोनों एक ही चीज है, आप अलग अलग बता रहे हो। तो इन दोनों के अंदर डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि ब्लड के अंदर क्लोटिंग एजेंट होते हैं, क्लोटिंग फैक्टर होते हैं। तो इसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर थे, वो काम में आ गए और ब्लड को क्लोट कर दिया। अब जो ऊपर लिक्विड बचा इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर नहीं है, इसके अंदर ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर नहीं है, लेकिन यहां क्लोटिंग में काम नहीं आया, तो इसके अंदर जो ऊपर लिक्विड है उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर है। तो ब्लड का वो ट्रांसपेरेंट लिक्विड भाग जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर है उसको बोलते हैं प्लाज्मा। जिसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं है, क्लोटिंग फैक्टर रिमूव कर दिया, उसको बोलते हैं सीरम। यदि प्लाज्मा में से अपन क्लोटिंग फैक्टर को हटा दें तो जो अपने पास प्राप्त होगा उसको बोलेंगे सीरम। ये आपके एनसीईआरटी के अंदर एक लाइन दी हुई है। आपकी एनसीईआरटी के अंदर प्लाज्मा का जो टॉपिक दे रखा है उसकी लास्ट लाइन ये लिखी हुई है, बिना थक्का स्कंदन कारकों के प्लाज्मा को सीरम कहते हैं। इस लाइन का मतलब ये है कि प्लाज्मा के अंदर अपन यदि स्कंदन कारक या जो क्लोटिंग फैक्टर है उनको हटा दिया जाए तो पीछे जो लिक्विड बचेगा उसको अपन सीरम बोलेंगे। तो हटाएंगे कैसे, अपन इसके अंदर विदाउट ईडीटी वाइल के अंदर रखेंगे तो क्लोटिंग फैक्टर है वो ब्लड को क्लोट करने के अंदर कंज्यूम हो जाएंगे, तो पीछे जो लिक्विड बचेगा उसके अंदर क्लोटिंग फैक्टर नहीं बचेंगे, तो उसको बोलेंगे अपन सीरम। अब थर्ड चीज आती है लिम्फ। दो चीज क्लियर होगी, प्लाज्मा सीरम क्लियर हो गया। अब आती है लिम्फ। लिम्फ किसको बोलते हैं वो देख लेते हैं। तो जो अपना ब्लड है वो हृदय से आर्टरी से होता हुआ लास्ट कोशिका तक पहुंचते पहुंचते केशिकाओं में बढ़ जाता है। केशिकाएं बोलते हैं, जो बाल के शेप की पतली पतली आर्टरीज होती है उनको केशिका बोलते हैं। केशिका के अंदर आरबीसी अंदर ही रहती है, लेकिन ब्लड जो है छन के टिश्यू के अंदर चला जाता है। टिश्यूज के बीच में जो गैप होता है उसके बीच में ट्रांसपेरेंट फ्लूइड के रूप में जो यहां से छन के चला जाता है उसको बोलते हैं लिम्फ, उसको बोलते हैं लिम्फ। ये वापस यहाँ खून के अंदर नहीं मिलेगा, ये वापस लिम्फ वेसल के थ्रू हार्ट के एट्रियम में आके मिलेगा। लिम्फ वो अपन लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर पढ़ेंगे, लिम्फेटिक सिस्टम का सर्कुलेशन। तो लिम्फ वेसल के थ्रू आके एट्रियम के अंदर मिलेगा, हार्ट के अंदर मिलेगा, इसको बोलते हैं लिम्फ। ये प्लाज्मा, सीरम, ये तीन चीजों में कभी कंफ्यूज नहीं होना। एक बार वापस पढ़ ले और ये नोट हेडलाइट हाईलाइट करके लिख दे एक बार। ब्लड के अपन ब्लड कंपोनेंट को अपन ने दो पार्ट में बांटा। ऊपर जो ट्रांसपेरेंट लिक्विड फ्लूइड आया उसको बोला अपन ने प्लाज्मा, और संगठित पदार्थ, संगठित पदार्थ फॉर्म्ड कंपोनेंट। प्लाज्मा के अंदर जो होता है वो 90 से 92% के बीच होता है पानी, जल, ठीक है, और 8 से 10% के बीच में होता है प्रोटीन।
90 to 92%। एनसीईआरटी के अंदर आपको दे रखा 6 से 10% दे रखा है या 6 से 8% दे रखा है, क्योंकि इनका कंपोनेंट चेंज होता रहता है, 1-2% ऊपर नीचे होता रहता है, ये कोई फिक्स कंपोनेंट नहीं है। तो 90 to 90% तो होता है जल और 6 से 8% प्रोटीन होता है, और 1% के अंदर आते हैं सारे कार्बनिक, अकार्बनिक, हार्मोन, लिपिड, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट आदि सारी चीजें 1% के अंदर आ जाती है। अब जो प्रोटीन है, प्रोटीन में मुख्य रूप से 3 पार्ट होते हैं, 3 तरह के प्रोटीन होते हैं। एक तो होता है एल्बुमिन, एक होता है ग्लोब्युलिन, एक होता है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन मुख्यतः 3 प्रोटीन होते हैं, तीनों में सबसे ज्यादा परसेंटेज एल्बुमिन का होता है, उसके बाद ग्लोब्युलिन का होता है, उसके बाद फाइब्रिनोजन का होता है। तो एल्बुमिन का काम है वो है ऑस्मेटिक प्रेशर बनाए रखना, ऑस्मेटिक प्रेशर बना के रखता है ब्लड का, ये तो हो गया एल्बुमिन का। ग्लोब्युलिन है वो एंटीबॉडी बनाने का काम आता है, एंटीबॉडी। एंटीबॉडी जब भी अपने शरीर के अंदर बाहर से कोई अटैक होता है, एंटीजन आता है, उसके रिवर्स में एंटीबॉडी बनती है, उसको बनाने का काम जो है वो है ग्लोब्युलिन का। फाइब्रिनोजन है वो रक्त का थक्का बनाने के काम आता है, थक्का बनाने के काम आता है। ये जो 1% है इसके अंदर बहुत सारे आयन भी पाए जाते हैं, सोडियम आयन भी पाया जाता है, क्लोरीन आयन भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, SCO3 भी पाया जाता है, CO2 भी पाया जाता है, और इसके अंदर बहुत सारे हार्मोन वगैरह भी होता है। एक चीज और होती है, जो जैसे ये फाइब्रिनोजन है, ये थक्का बनाने के कारण ये निष्क्रिय अवस्था में होते हैं। निष्क्रिय, ये एक्टिवेटेड कब होते हैं? जब ब्लड बाहर के एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आता है, तब जब अपने को कोई कट लगता है तब फाइब्रिनोजन एक्टिवेट होता है और वो थक्का बनाता है। वैसे चलते हुए खून के अंदर थक्का नहीं बनता है, उसको रोकने के लिए शरीर के अंदर अपना हिपेरिन पाया जाता है, हिपेरिन। नोट डाल के साइड में लिख दीजिए, ये एंटी क्लोटिंग एजेंट है, एंटी क्लोटिंग प्रतिस्कंदन कारक है, प्रति स्कंदन कारक हिपेरिन। क्या है हिपेरिन? हमारे शरीर में चलता हुआ ब्लड क्लॉट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हिपेरिन के कारण होता है। यदि हिपेरिन को हटा दिया जाए तो चलता चलता खून भी क्लॉट बन जाए। जब कभी भी हार्ट अटैक आता है या आर्टरी के अंदर या वेन के अंदर क्लोटिंग होती है तो हिपेरिन का इंजेक्शन लगता है, उसको बोलते हैं लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन। सबसे पहले यही दिया जाता है, हिपेरिन दिया जाता है, जिससे क्लॉट डिसोल्व हो जाए। तो ये साइड में नोट डाल के हाईलाइट करके लिख दीजिए, हिपेरिन प्रतिस्कंदन पाया जाता है रुधिर के अंदर, जो क्लॉटिंग को रोकता है। तो ये अपना प्लाज्मा वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब सेकंड पार्ट अपन लेंगे संगठित पदार्थ या फॉर्म्ड कंपोनेंट। तो जो सेकंड पार्ट था अपना ब्लड का कंपोनेंट का, पहला पार्ट प्लाज्मा हो गया। प्लाज्मा के अंदर क्या था? वाटर था और प्रोटीन था, और 1% में सारे पदार्थ थे, आयन वगैरह, हार्मोन, हिपेरिन वगैरह सारे जो थे वो 1% के अंदर थे, 0.1% के अंदर। ठीक है। अब सेकंड पार्ट अपने पास आता है फॉर्म्ड कंपोनेंट। ये ब्लड का 45% बनाता है, 45% ये बनाता है और 55% बनाता है वो प्लाज्मा बनाता है। तो ये पॉइंट डाल के लिख दीजिए, ये ब्लड का 45% बनाता है। इसके अंदर कौन से हो गए भाई? इनको ब्लड कार्पल्स या रक्त कणिकाएं या रक्त कोशिकाएं भी बोलते हैं। इसके अंदर सारी कोशिकाएं आती है, सेल्स आती है। तो इसके अंदर एक आता है सबसे पहले आरबीसी,
आरबीसी, सेकंड आती है डब्ल्यूबीसी, थर्ड आती है प्लेटलेट, तो ये थर्ड होती है प्लेटलेट। आरबीसी को बोलते हैं रेड ब्लड कार्पल्स, इसको बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पल्स, और ये प्लेटलेट है। ये हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, इसको बोलते हैं श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, और ये प्लेटलेट, इसको पट्टिकाणु या बिंबाणु भी बोलते हैं, बिंबाणु या पट्टिकाणु। अपन जब भी बीमार पड़ते हैं हॉस्पिटल में जाते हैं सबसे पहले सीबीसी कराते हैं, सीबीसी, सीबीसी। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ब्लड सेल काउंट, ब्लड सेल काउंट, मतलब जो अपने ब्लड के अंदर सेल्स है, ये तीनों सेल्स है, इनका काउंटिंग करते कितनी कितनी है। इन्फेक्शन के समय डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है, कोई अदर इन्फेक्शन की तरह आरबीसी की मात्रा घट जाती है, या डेंगू के अंदर प्लेटलेट घट जाता है। आपने सुना होगा उसको डेंगू हो गया, प्लेटलेट कम हो गई, प्लेटलेट चढ़ानी पड़ी, तो वो क्या होती है? प्लेटलेट होती है। ठीक है, तो ये तीन चीज होते हैं फॉर्म्ड कंपोनेंट के अंदर, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो सबसे ज्यादा परसेंटेज होता है वो आरबीसी का होता है। जो 99% हिस्सा है फॉर्म्ड कंपोनेंट का वो बनाती है आरबीसी, 1% के अंदर डब्ल्यूबीसी और पट्टिकाणु या प्लेटलेट होती है। 99% रेड ब्लड कार्पल्स रहती है, आरबीसी लेती है। तो अपना आरबीसी टॉपिक डालेंगे, नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे आरबीसी। तो आरबीसी है, इसका शेप कैसा होता है? सबसे पहले आकृति देख लेते हैं। आकृति इसकी होती है वर्ताकार, बाइकॉनकेव। बाइकॉनकेव का मतलब होता है जैसे ये वर्ताकार तो ऐसी होगी, बाइकॉनकेव का मतलब साइड से अपन देखेंगे तो ये ऐसी होगी। साइड से अपन दोनों तरफ से धसी हुई होती है, धसी हुई होने का कारण इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सेकंड इसका लक्षण है इसके अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता है। अपन ने पढ़ा था सेल्स, पढ़ा था सेल्स के अंदर केंद्रक होता है, लेकिन आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं होता, केंद्रक विहीन होती है, केंद्रक नहीं पाया जाता है। ह्यूमन के अंदर इसकी संख्या होती है वो होती है 50 से 55 लाख पर क्यूबिक एमएम। मात्र ध्यान रखना क्यूबिक एमएम, एक क्यूबिक एमएम के अंदर 50 से 55 लाख आरबीसी होती है ह्यूमन के अंदर। अपन एनसीईआरटी में एक टॉपिक आया हुआ नहीं है पर इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए देख लेते हैं। ह्यूमन की या अपन बोले स्तनधारियों की आरबीसी के अंदर केंद्रक नहीं पाया जाता, लेकिन कैमल और लामा ये कैमिलियन फैमिली के हैं, इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो सबसे बड़ी स्तनधारियों की आरबीसी है वो हाथी की होती है। आरबीसी स्तनधारियों के अंदर, मैमिलियन के अंदर सबसे बड़ी आरबीसी हाथी की होती है, और सबसे छोटी आरबीसी जो होती है वो होती है कस्तूरी मृग की। ये यूं जनरल नॉलेज के लिए अपनी एनसीईआरटी के अंदर ये नहीं दिया हुआ है, ये जनरल नॉलेज के लिए इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसलिए बता दिया आपको। आरबीसी हाथी की सबसे बड़ी होती है और कस्तूरी मृग की, कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होती है, कस्तूरी मृग की आरबीसी सबसे छोटी होती है। और जो कैमल और लामा है इनकी आरबीसी के अंदर केंद्रक पाया जाता है। आरबीसी के अंदर कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, केंद्रक है, ये नहीं पाया जाता। इसका नहीं पाए जाने का कारण है इसके अंदर हीमोग्लोबिन नाम का फैक्टर पाया जाता है। तो हीमोग्लोबिन
को स्थान प्रोवाइड करने के लिए इसके अंदर केंद्रक और माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, जिससे बहुत ज्यादा स्पेस मिल जाता है और उसके अंदर हीमोग्लोबिन आ जाता है। तो आरबीसी का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण होता है, की उपस्थिति के कारण होता है। जो आरबीसी ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन या ब्लड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है वो हीमोग्लोबिन की प्रेजेंस के कारण ही करता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो आके हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। तो ट्रांसपोर्टेशन का कार्य कौन करता है? O2 ट्रांसपोर्टेशन बाय आरबीसी। ह्यूमन के नेक्स्ट पॉइंट डालिए, ह्यूमन के 100 ml ब्लड के अंदर 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 12 से 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। ये इसकी नॉर्मल रेंज है, 12 से 14। 12 से 14 एनसीईआरटी के अंदर 12 से 16 दे रखा, तो अपन 16 ही मानेंगे। 12 से 16 होती है हीमोग्लोबिन की नॉर्मल रेंज पर 100 ml ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन। आरबीसी के अंदर नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, इसका जीवन काल 120 दिन का होता है। जीवन काल 120 दिन, 120 डेज। किसका? आरबीसी का। 120 दिन के बाद में इसका अपघटन जो होगा, अपघटन वो होता प्लीहा के अंदर, जिसको स्प्लीन बोलते हैं, स्प्लीन। तो स्प्लीन को आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान कौन है? प्लीहा। आरबीसी का कब्रिस्तान वो है स्प्लीन या प्लीहा। आरबीसी का निर्माण कहां होता है? आरबीसी का निर्माण वयस्क के अंदर, अस्थि मज्जा के अंदर होता है। लाल अस्थि मज्जा के अंदर होता है। डीप जानकारी के लिए बता दो, इसको हेमोपोइटिक उत्तक होता है। लाल अस्थि मज्जा के अंदर हेमोपोइटिक उत्तक, उसके अंदर आरबीसी का निर्माण होता है। लेकिन भ्रूण के अंदर जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो आरबीसी का निर्माण होता है लीवर और प्लिया के अंदर, लीवर और स्प्लीन के अंदर। इंपोर्टेंट पॉइंट डाल के लिख लीजिए, भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण लीवर और प्लिया के अंदर होता है, लेकिन वयस्क के अंदर आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा के हेमोपोइटिक उत्तक के अंदर होता है। पॉइंट डाल के लिख लीजिए और इसको हाईलाइट कर लीजिए। भ्रूण के अंदर आरबीसी का निर्माण लीवर और प्लिया के अंदर होता है, जबकि वयस्क के अंदर आरबीसी का निर्माण लाल अस्थि मज्जा के हेमोपोइटिक उत्तक के अंदर होता है। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। आरबीसी के निर्माण की प्रक्रिया को इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं। और आरबीसी के कमी के कारण जो रोग होता है उसको बोलते हैं एनीमिया। आरबीसी के निर्माण के अंदर हीमोग्लोबिन के निर्माण के अंदर या आरबीसी के निर्माण के अंदर एक तो महत्वपूर्ण फैक्टर होता है आयरन, सेकंड होता B12, थर्ड होता फोलिक एसिड, फोर्थ होता प्रोटीन। इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है आरबीसी के निर्माण या हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन के अंदर। तो एनीमिया होता है, इन किसी भी कमी से हो सकता है। B12 की कमी से हो सकता है, फोलिक एसिड की कमी से हो सकता है, प्रोटीन की कमी से हो सकता है, फेरस की कमी से हो सकता है। इसके अनुसार एनीमिया को अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो उसको जैसे B12 की कमी से होता है उसको बोलते हैं मेगलोब्लास्टिक एनीमिया, और आयरन की कमी से होता है उसको बोलते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया।
हाइपोक्रोमिक एनीमिया, और B12 की कमी से पर्निशियस एनीमिया भी बोलते हैं। और एक यदि जेनेटिकल म्यूटेशन के कारण हीमोग्लोबिन नहीं बन रहा था, उसको बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो ये तो हो गया आरबीसी के बारे में कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स या व्हाइट ब्लड कार्पल्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं। श्वेत रुधिर कणिकाएं वो मेजर 2 टाइप की होती है, ग्रेनुलोसाइट और ए ग्रेनुलोसाइट। हिंदी में इसको बोलें तो कणिका मैं, कणिका मैं, और ये कणिका रहित। इसके अपन सेल स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसके सेल के अंदर ऐसे ऐसे डॉट होंगे, जबकि इसके अंदर ऐसे डॉट नहीं होंगे। तो इसको कणिका युक्त बोलते हैं, इसको कणिका रहित बोलते हैं। तो ये जो होती है वो फर्दर होती है 3 टाइप की। ये होती है 2 टाइप की। ये होती है मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। ये होती है न्यूट्रोफिल बेसोफिल और इयोसिनोफिल, इयोसिनोफिल। ये 3 तरह की होती है, ये 2 तरह की होगी, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट फर्दर 2 तरह की होती है, टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, टी और बी। तो इनका अलग अलग फंक्शन है, क्या है वो देख लेते हैं अपन। डब्ल्यूबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता तो इसका कलर ट्रांसपेरेंट होता है, रेड कलर नहीं होता। आरबीसी का कलर रेड होता है। न्यूट्रोफिल संख्या में सबसे अधिक होती है और बेसोफिल संख्या में सबसे कम होती है। तो इनका फंक्शन क्या होता है वो देख लेते हैं। लिम्फोसाइट होती है वो तो प्रतिरक्षा तंत्र, प्रतिरक्षा तंत्र, अपना जो इम्यून सिस्टम है उनके अंदर काम कौन सी आती है, लिम्फोसाइट आती है। और जो मोनोसाइट है वो जैसे कोई भी एंटीजन अंदर प्रवेश किया, बाहरी पदार्थ कोई, उसका भक्षण का कार्य कौन करती है, फैगोसाइटोसिस का कार्य करती है। फैगोसाइटोसिस पढ़ा होगा, जैसे ये सेल है, कोई बाहरी यहाँ पे मॉलिक्यूल आया तो उसको अंदर अपने अंदर ऐसे, इसको फैगोसाइटोसिस बोलते हैं, अपने अंदर पचा लेता है, इसको फैगोसाइटोसिस। तो फैगोसाइटोसिस का कार्य कौन करता है, मोनोसाइट करता है। अपने शरीर को यदि कोई भी चोट लगे या कोई कट लगे तो वहां लाल लाल चकता हो जाता है, स्वेलिंग आ जाती है। वो स्वेलिंग और चकता किस कारण से होता है, बेसोफिल जो है ये कोशिकाएं कुछ पदार्थ स्रावित करती है जिसको बोलते हैं हिस्टामिन, हिस्टामिन, सीरोटोनिन। हिस्टामिन जो है एलर्जिक है, ये आपको खुजली प्रदान करेगा, खुजली चलेगी। जैसे आपको मक्खी ने काट लिया तो आपको खुजली चलती है, वो किसकी वजह से चलती है, हिस्टामिन की वजह से। और जो रेडनेस आती है, स्वेलिंग आती है, वो आती है सीरोटोनिन की वजह से। ये दोनों केमिकल स्रावित कौन करती है, बेसोफिल करती है, बेसोफिल करती है। तो इयोसिनोफिल है वो क्या करती है, इयोसिनोफिल है जो एंटी हिस्टामिनिक, ये जो हिस्टामिन रिलीज हुआ इसके अपोजिट में काम करेगी और वापस नॉर्मल करेगी। वो एंटी हिस्टामिनिक कौन सी होती है, इयोसिनोफिल जो होती है वो एंटी हिस्टामिनिक। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक डालेंगे प्लेटलेट या बिंबाणु या पट्टिकाणु। जो बिंबाणु है इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा के अंदर ही होता है, और अस्थि मज्जा के अंदर किसका निर्माण होता है, आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में हीमोपोइटिक ऊतक में होता है, जबकि प्लेटलेट का निर्माण अस्थि मज्जा की कैरियोटिक सेल के अंदर, कैरियोटिक ऊतक के अंदर होता है। कैरियोटिक, कैरियोटिक ऊतक के विखंडन से होता है।
विखंडन से होता है। प्लेटलेट का कार्य क्या है? थक्का बनाने का काम करता है। रुधिर के अंदर थक्का बनाने का काम कौन करता है? प्लेटलेट करता है, थक्का बनाने का कार्य। यदि प्लेटलेट डाउन हो जाए, प्लेटलेट काउंट कम हो जाए, तो रुधिर का थक्का बनना बंद हो जाएगा। डेंगू के अंदर जो सीरियस पेशेंट होते हैं, जिनके अंदर प्लेटलेट की संख्या बहुत डाउन हो जाती है, उसके कानों में से खून आना शुरू हो जाता है, मुंह के अंदर खून आना शुरू हो जाता है, सारे ऑर्गन के अंदर ब्लीडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है और उसके अंत में डेथ हो जाती है। तो उसका कारण क्या होता है? प्लेटलेट की संख्या डाउन हो जाना। और प्लेटलेट की संख्या कितनी होती है? 1.5 लाख से 3.5 लाख पर क्यूबिक एमएम होती है नॉर्मल संख्या। इससे कम होती है तो थोड़ी तकलीफ होती है। जब 20,000 से अंदर आ जाती है इसकी संख्या, तो ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो अपना ब्लड कंपोनेंट का पार्ट यही खत्म होता है। इसके आगे अपन करेंगे ब्लड ग्रुप, फिर करेंगे ब्लड सर्कुलेशन। तो इसको एक बार रिवीजन करें और ये नोट बना के लिख दें, टू द पॉइंट। एनसीईआरटी एक बार वापस पढ़ें और ये दोनों मिक्स करके नोट बना के अपना हाथ से रख लें, जो आपको एग्जाम समय में काम आते रहेंगे।